Hello everyone. Today we are going to learn about the need, process and methods of job analysis. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के नीड, प्रोसेस और मेथड के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस क्या होता है और उसके दो कंपोनेंट्स दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। वो सारे पॉइंट्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख लेते हैं यूज़ या नीड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस का क्या नीड होता है, क्या यूज़ होता है, उसे क्यों कंडक्ट किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जॉब एनालिसिस हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। जॉब एनालिसिस डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ जॉब, द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड द अमाउंट ऑफ टाइम एन एवरेज इंडिविजुअल रिक्वायर्स फॉर स्पेसिफिक जॉब। तो जॉब एनालिसिस ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि जॉब जो है वो किस टाइप का है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन या स्किल की रिक्वायरमेंट है और एक इंडिविजुअल को उस जॉब को करने में कितना वक्त लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जॉब एनालिसिस से। दिस हेल्प्स द मैनेजमेंट टू प्लान द ह्यूमन रिसोर्स अकॉर्डिंगली। इससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि जॉब एनालिसिस यूज़ होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए। जो दूसरा है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। Job analysis helps in determining what kind of skills and experience is required for a particular job. तो जॉब एनालिसिस ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट की कि किस तरह के स्किल और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। दिस हेल्प्स द मैनेजमेंट रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। इससे मैनेजमेंट को ये हेल्प होती है कि वो सही अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को किसी भी जॉब के लिए रिक्रूट और सेलेक्ट कर सके। तो जो दूसरा नीड हो गया जॉब एनालिसिस का वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जो तीसरा है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जॉब एनालिसिस का तीसरा नीड हो गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जॉब एनालिसिस कैन बी यूज टू एसेस द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो जॉब एनालिसिस हेल्प करता है एसेस करने में, ये फाइंड आउट करने में कि क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स है उनके एम्प्लॉयज़ को। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द कंटेंट, टूल्स एंड equipments in order to train and develop the employee। तो जॉब एनालिसिस इस चीज़ में हेल्प करता है कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए क्या कंटेंट, टूल या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उन्हें ट्रेन करने के लिए। तो तीसरा हो गया हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तीसरा यूज़। जो फोर्थ है जॉब इवैल्यूएशन। The data collected during the job analysis is utilized for organization's job evaluation process, which evaluates the worthiness of the job। तो जो डाटा कलेक्ट होता है जॉब एनालिसिस के ड्यूरेशन में, उससे ये हेल्प मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी जॉब को इवैल्यूएट कर सके। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है किसी भी जॉब की वर्दीनेस को डिटरमाइन करना, कोई भी जॉब कितनी वर्दी है, कितनी वर्थफुल है, उसका कितना यूज़ है, ये डिटरमाइन हो जाता है जॉब एनालिसिस से। तो डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द जॉब एनालिसिस, जो भी डाटा कलेक्ट होता है जॉब एनालिसिस के दौरान उससे ये इवैल्यूएट हो जाता है कि किसी भी जॉब की क्या वर्थ है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा जॉब इवैल्यूएशन, जो कि जॉब एनालिसिस से डिटरमाइन होता है। जो फिफ्थ है वो है परफॉर्मेंस एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आर सेट। तो जॉब एनालिसिस के बेसिस पे एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट होता है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, किसी भी जॉब के लिए। दिस हेल्प्स टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड सेट होता है कि हमारा ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उसको हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से। तो ये हेल्प करता है परफॉर्मेंस के एनालिसिस में। जो स्टैंडर्ड सेट होता है वो और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही हो वो दोनों को कंपेयर होता है, इससे परफॉर्मेंस एनालिसिस हो जाता है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया यूज में परफॉर्मेंस एनालिसिस। जो सिक्स्थ है वो है जॉब डिजाइनिंग एंड रीडिजाइनिंग। जॉब एनालिसिस हेल्प इन डिजाइनिंग, रीडिजाइनिंग, एनरिचिंग एंड ऑल्सो कटिंग बैक एंड एडिंग द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर जॉब। तो जॉब एनालिसिस हेल्प करता है किसी भी जॉब को डिज़ाइन करने में, उसे वापस से रीडिज़ाइन करने में, उसे एनरिच करने में, एंड ऑल्सो कटिंग बैक एंड एडिंग दी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और किसी भी जॉब में अगर कोई चीज़ कट होनी है, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करना है या उससे हटाना है या ऐड करना है, कुछ एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है किसी पर्टिकुलर जॉब में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जॉब एनालिसिस में आती है। तो जो उसका सिक्स्थ यूज़ हो गया वो है जॉब डिज़ाइनिंग एंड रीडिज़ाइनिंग। जॉब एनालिसिस जॉब को डिज़ाइन और रीडिज़ाइन करने में हेल्प करता है। सेवेंथ दैट इज़
health and safety. Without proper understanding the task of a job, it is difficult to know the possible health, safety and security risk. जब तक हमें किसी भी जॉब के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसके हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी रिस्क को समझ सके। तो किसी भी जॉब के रिस्क को, उसकी सेफ्टी और हेल्थ से जुड़े इश्यूज को समझने के लिए पहले उस जॉब को समझना जरूरी है। जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क एंड हजार्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। तो जॉब एनालिसिस ये हेल्प करता है कि हम किसी भी जॉब को पहले अंडरस्टैंड कर सके और फिर आइडेंटिफाई कर सके कि उससे रिलेटेड क्या रिस्क है, क्या हजार्ड है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ये हो गया हमारा 7th पॉइंट। तो हमने 7th पॉइंट पढ़ लिया नीड्स के लिए, ये सारे यूज हैं, नीड्स हैं जॉब एनालिसिस के। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसेस के बारे में कि जॉब एनालिसिस का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जॉब एनालिसिस के प्रोसेस में। तो पहली चीज़ होती है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, हम जॉब एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बिफोर कंडक्टिंग अ जॉब एनालिसिस इट इज़ एसेंशियल टू डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव क्लियरली। पहले जॉब एनालिसिस को करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम उसके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से क्लियर कर लें, हम उसके पर्पस को सही से समझ लें कि हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं। Determining the purpose of the job analysis, whether it is for recruitment, training, performance management or any other HR functions, help in guiding the entire process. तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस का जो पर्पस है वो डिटरमाइन होना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है। क्या वो रिक्रूटमेंट के लिए हो रहा है, क्या वो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए हो रहा है, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए हो रहा है, या किसी और एचआर फंक्शन के लिए हो रहा है। अगर हमें ये चीज़ क्लियर है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उस पूरे फंक्शन को गाइड करने में ये हेल्प करता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना कि जो जॉब एनालिसिस है आखिर में वो क्यों हो रहा है, उसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस पर्पस से उसको किया जा रहा है। तो जो हमारा पहला प्रोसेस में पॉइंट आता है वो है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है। जो सेकेंड है वो है गैदरिंग द जॉब डेटा। सेकेंड स्टेप में हम जो डेटा है जॉब से रिलेटेड उसको गैदर करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू गैदर डेटा अबाउट द जॉब थ्रू वेरियस मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम डेटा को गैदर करते हैं। This data collection helps to identify the task, duties, responsibility and required competencies associated with the job. तो ये डेटा जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सके टास्क, किसी भी जॉब से रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या क्या कॉम्पिटेंसीज, मतलब क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हैं, क्या क्या स्किल एक्सपीरियंस की हमें ज़रूरत है उस जॉब से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके। तो सेकेंड जो प्रोसेस वो है गैदरिंग द जॉब डेटा। जब हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हम उस जॉब से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। जो तीसरा है वो है एनालाइजिंग द जॉब डेटा। एक बार जब डेटा इकट्ठा हो जाता है फिर हमारा काम होता है हम उसे एनालाइज करें। वंस द डेटा इज कलेक्टेड, जब एक बार डेटा कलेक्ट हो जाता है, इट नीड्स टू बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द जॉब। तो उसको एनालाइज करना जरूरी होता है ताकि उसके क्रिटिकल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, समझा जा सके। दिस एनालिसिस फर्दर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग the essential functions, skills, knowledge and qualifications required to perform the job effectively. ये एनालिसिस हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में वेरियस फंक्शंस को, स्किल को, नॉलेज को और क्वालिफिकेशन को जो कि उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। तो जो तीसरा प्रोसेस में स्टेप है वो है एनालाइजिंग द जॉब डेटा। जॉब के डेटा को इकट्ठा करने के बाद उसे एनालाइज करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो डाटा को एनालाइज करने के बाद हम डॉक्यूमेंट करते हैं, हम लिस्ट डाउन करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालिसिस के बेसिस पे द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर क्रिएटेड। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को क्रिएट किया जाता है। अ जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ जॉब इंक्लूडिंग इट्स टाइटल, समरी, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है जॉब टाइटल कि जॉब का क्या टाइटल है, क्या पोजीशन है, समरी, उसकी क्या समरी है जॉब की, ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब कि जो जॉब में करने वाला एम्प्लॉय है वो अपना जो ड्यूटी है वो किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। Job specification outline the required qualifications, skills, experience and competencies needed for the job। और job specification में on the other hand क्या होता है, हम ये specify करते हैं कि किसी भी job को करने के लिए क्या qualification, क्या skill, क्या experience की ज़रूरत होती है। job description और job specification लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से और डिटेल में explain किया है with notes, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं ताकि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन थोड़ा और अच्छे से समझ में आ सके। तो फोर्थ पॉइंट जो होता है जो प्रोसेस में
इसमें आता है वो है डॉक्यूमेंटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया जाता है, उसे क्रिएट किया जाता है। जो फिफ्थ है वो है वैलिडेशन एंड रिव्यू। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन शुड बी पीरियडिकली रिव्यूड एंड अपडेटेड। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है उसको पीरियडिकली मतलब एक टाइम के बाद रिव्यू करना होता है, और अगर चेंजेस महसूस होते हैं करने के लिए तो उन्हें अपडेट भी करना होता है टू एंश्योर देयर एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस, ताकि उनके एक्यूरेसी को हम इंश्योर कर सकें कि जो बना है जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन वो सही है या नहीं है, या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी और जॉब रिक्वायरमेंट्स में नेसेसिटेट रिविजन्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होता है या टेक्नोलॉजी में या जॉब रिक्वायरमेंट में, तो हो सकता हो कि हमें उसमें रिविजन करने की ज़रूरत पड़े। मेंटेनिंग अप टू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन इफेक्टिवली मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन अच्छे से मेंटेन है, टाइम टू टाइम रिवाइज हो रहे हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है कि ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो फिफ्थ पॉइंट हो गया वो है वैलिडेशन एंड रिव्यू। ये हो गए प्रोसेस जॉब एनालिसिस के। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के भी अपने कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में नीड्स के हिसाब से किए जाते हैं। जो पहला मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इसमें चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। इन दिस मेथड एन एनालिस्ट ऑब्जर्व्स अ वर्कर और अ ग्रुप ऑफ वर्कर डूइंग अ जॉब। इस मेथड में क्या होता है कि जो एनालिस्ट मतलब जो चीज़ों को एनालाइज करता है, जो जॉब एनालिसिस करता है, वो वर्कर को या ग्रुप ऑफ वर्कर्स को ऑब्जर्व करता है जॉब करने के दौरान कि वो कैसे जॉब कर रहा है। ही लिस्ट ऑल द ड्यूटीज परफॉर्म बाय द वर्कर एंड द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दोज जॉब। और जब वो ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्व करने के बाद वो लिस्ट डाउन करता है कि उसने क्या क्या ड्यूटीज की, क्या क्या काम किया उस वर्कर ने, और उस काम को करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज की, क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है। दिस मेथड इज मोर रिलायबल फॉर सीकिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, ये मेथड बहुत रिलायबल है कि हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके। मतलब कि जो एनालिस्ट है उसने ऑब्जर्व किया और डायरेक्टली जो उसने ऑब्जर्व किया वो उसने एक जगह नोट डाउन कर लिया। तो इससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसने जो देखा जो ऑब्जर्व किया वही नोटिस किया। तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए रिलायबल होता है, मतलब ये फर्स्ट हैंड ही इंफॉर्मेशन होता है। तो पहला मेथड हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें वर्कर्स को काम करने के दौरान ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्व करने के बाद उनकी ड्यूटीज को और उससे रिलेटेड क्वालिटीज को मेंशन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। जो दूसरा मेथड है वो है इंटरव्यू मेथड। अब इसमें भी जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू लिया जाता है वर्कर्स का और उनके सुपरवाइजर्स का। अ स्टैंडर्डाइज रिव्यू इज मेड टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। एक स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू लिया जाता है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। द एम्प्लॉयज एंड द सुपरवाइजर्स आर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द जॉब। और एम्प्लॉय और उनके सुपरवाइजर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जॉब से रिलेटेड, स्किल्स एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द जॉब, और क्या डिफिकल्टी लेवल होती है उस जॉब की, क्या क्या डिफिकल्टीज वो लोग उस जॉब को करने के दौरान फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एम्प्लॉयज और उनके सुपरवाइजर्स से। एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन द जॉब एनालिसिस इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अकॉर्डिंगली जॉब एनालिसिस को प्रिपेयर किया जाता है। ये हो गया सेकंड मेथड, दैट इज इंटरव्यू मेथड, जिसमें एम्प्लॉय और उसके सुपरवाइजर्स का इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जॉब से रिलेटेड, उसमें किस स्किल की ज़रूरत है, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब के बेसिस पे जॉब एनालिसिस को प्रिपेयर किया जाता है। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड, दैट इज इंटरव्यू मेथड। जो तीसरा मेथड है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। In this method, a well-drafted questionnaire is sent to the job holders covering the different aspects of the job. तो इस मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनर मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है और उन्हें जॉब होल्डर्स को दिया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे जॉब के एस्पेक्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर टू बी कवर्ड फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये मेथड वहाँ यूजफुल है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और एक सिमिलर टाइप के एम्प्लॉय है वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर का जो मेथड है वो बहुत ही यूजफुल होता है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में क्या होता है, सिंपली क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किए जाते हैं, एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं उनसे उस क्वेश्चनर को फिल कराया जाता है और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशंस को गैदर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा मेथड, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। जो फोर्थ मेथड है वो है चेकलिस्ट मेथड।
This method is different from the questionnaire method in the sense that it contains a few subjective questions in the form of yes or no. तो जैसे क्वेश्चनर में होता है कि उसमें क्वेश्चन दिया होता है, उसको आंसर करना होता है, लेकिन चेकलिस्ट में क्या होता है, इसमें सिर्फ टिक करना होता है, और जो क्वेश्चंस होता है उनके नीचे येस या नो का ऑप्शन होता है. थोड़ा सिंपल मेथड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज को येस या नो पे टिक करना होता है. तो ये हो गया फोर्थ चेकलिस्ट मेथड. जो फिफ्थ है वो है क्रिटिकल इंसिडेंट्स. क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट एंड इंसिडेंट मीन्स एनीथिंग दैट प्लेस ऑन द जॉब. तो क्रिटिकल का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज, और इंसिडेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि जॉब के दौरान हुई हो. In this method, the employees is asked to write one or more critical incident that has taken place. तो इसमें क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय को लिखने के लिए दिया जाता है कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंट के बारे में, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ या कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई हो जॉब के दौरान, वो उनको उसमें लिखना होता है. दिस इंसिडेंट हेल्प्स द प्रॉब्लम. This incident explains the problem, how is it handled, the qualities required, difficulty levels, etc. इससे क्या होता है कि उस इंसिडेंट के बारे में क्या प्रॉब्लम थी वो समझ में आती है, कैसे उसको हैंडल किया गया था वो हमें समझ में आता है, द क्वालिटीज रिक्वायर्ड एंड द डिफिकल्टीज लेवल. तो क्रिटिकल इंसिडेंट में ये होता है कि एम्प्लॉय से पूछी जाती है वो चीज़, वो इंसिडेंट जो कि बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट, कुछ घटा हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हो, उसको पूछा जाता है और उससे रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है वो गैदर किए जाते हैं. दिस क्रिटिकल इंसिडेंट गिव्स आइडिया अबाउट द जॉब एंड इट्स इंपॉर्टेंस. और इस ये क्रिटिकल इंसिडेंट वाला जो मेथड है उससे आइडिया लग जाता है उसके जॉब के और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में. तो क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या होता है, किसी भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को लेकर के उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स को देखा जाता है और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है. ये हो गया हमारा फिफ्थ मेथड, दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. अब सिक्स्थ है, दैट इज डायरीज और लॉग रिकॉर्ड्स. The job holder is asked to maintain a diary recording in detail the job related activities every day. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जॉब होल्डर जो एम्प्लॉय होता है उसको डायरी दी जाती है और उसे उस डायरी को रिकॉर्ड करना होता है, और जो जो उसने जॉब किया हो या जॉब से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं पर डे डेली बेसिस पे वो उन्हें उसे रिकॉर्ड करना होता है. दिस ओवरकम्स द मेमोरी लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ द जॉब होल्डर. इससे क्या होता है कि जितनी भी मेमोरी लैप्सेस, मतलब अगर कुछ भूला हो या कुछ एम्प्लॉय के दिमाग से स्किप कर जाए तो वो चीज़ उसमें प्रिवेंट हो जाती है. अगर आप रोज़ किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो डेली बेसिस पे तो बहुत कम ही चांसेस है कि कुछ आपसे स्किप हो, आप सब कुछ उसमें मेंशन कर दोगे. बट अगर आपको एक हफ्ते का डेटा लिखने को दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें से मिस हो ही जाएगा. तो डायरी वाले मेथड में क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय को, जॉब होल्डर को एक डायरी दी जाती है और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस जॉब से रिलेटेड उसको उसमें पर डे के हिसाब से मेंशन करना होता है. इफ़ डन judiciously this method provides accurate and comprehensive information about the job. अगर इसको judiciously, अगर सही से किया जाए तो ये मेथड जो है एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देता है जॉब के बारे में. ये हो गया हमारा सिक्स्थ मेथड, दैट इज डायरीज और लॉग रिकॉर्ड मेथड. अब जो लास्ट है वो है टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड. इन दिस मेथड अ कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड. इसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है एंड वेरियस एक्सपर्ट्स यूजुअली सुपरवाइजर्स आर इनवाइटेड. और जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं या कोई सुपरवाइजर्स होते हैं उस जॉब से रिलेटेड उनको इन्वाइट किया जाता है. जॉब इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्कशन हेल्ड अमंग दीज एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट. तो जो एनालाइज करता है डेटा को, जॉब को, वो और एक्सपर्ट्स, इन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के बेसिस पे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. दिस प्रोसेस कंज्यूम्स लेस टाइम. इसमें कम टाइम लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई प्रोसेस लंबा नहीं होता है. बस खाली जो सुपरवाइजर हैं या जो एक्सपर्ट हैं उस जॉब से रिलेटेड उनको बुला करके सिर्फ उनसे डिस्कस किया जाता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है. बट लैक्स एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी. बट इसमें जो एक्यूरेसी है, ऑथेंटिसिटी है, वो कहीं ना कहीं लैक करता है एज दी एक्चुअल जॉब होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. क्योंकि जो एक्चुअल जॉब होल्डर हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं. तो ये हो गया हमारा सेवेंथ मेथड, दैट इज टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड. ये हो गया 7 मेथड जॉब एनालिसिस के. तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ लिया जॉब एनालिसिस के नीड के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में. ये सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और चांसेस होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स में से आए. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके प्रीवियस वीडियो को भी एक बार चेक कर सकते हैं जिसमें जॉब एनालिसिस के बारे में स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया गया है.
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है सो प्लीज़ डू गिव अ लाइक टू इट एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, ताकि आगे के आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन सब के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।